अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वैसे भी कुछ ही टाइम रह गया है, मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले कोशिश होगी मेरी कि मैक्सिमम चैप्टर्स के आपको जो है वो सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स दे दिए जाएं, सेल्फ असेसमेंट आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएं और एमसीक्यूज आपको जो है वो डिस्कस करके बता दिए जाएं। ओके, सो चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू है, अ गर्ल थ्रो अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक, waves spread out from where the stone hits the water and travel to the bank of the lake। सही है। अगर एक लड़की ने जो है वो एक स्टोन एक लेक के अंदर फेंका है, ड्रॉप किया है। जैसे ही लेक में उसने स्टोन ड्रॉप किया तो उस स्टोन के जाने से जो वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई और वाटर में वेव्स जनरेट होना शुरू हो गई। ठीक है, तो शी नोटिस दैट 10 वेव्स रीच द साइड ऑफ द पॉइंट। अब उस लड़की ने जो नोटिस किया है वो 10 वेव्स को जो है वो नोटिस किया कि 10 वेव्स जो है वो पॉइंट के साइड तक पहुंची है। कितने ड्यूरेशन में? 5 सेकेंड्स में। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कैलकुलेट करके बताना है कि वो कितनी होगी। बेटा, अगर नंबर ऑफ वेव्स 10 हो और वो 5 सेकेंड्स में जो है वो पॉइंट के साइड तक गई है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 10 है। और कितने ड्यूरेशन में गई है साइड तक? 5। तो 5 टू 10। 2 हर्ट्ज जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, 2 हर्ट्ज। सही है। तो कौन सा वाला, बल्कि ये नहीं लिखते हम, ऑप्शन आपको यहां से बता देते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी। सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे बुक भी आपको शेयर कर दी जाएगी और आपके पास भी गालिबन होगी, सो आप उसमें से इजिली देख सकते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एमसीक्यू नंबर 2। वाटर वेव्स कैन बी यूज टू शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। वाटर वेव्स जो है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन शो करती है। फॉर ईच ऑफ दीज विच रो शोज वेदर और नॉट द स्पीड ऑफ वाटर वेव चेंजेस। अच्छा, अब इसमें से आपने बताना है जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें वाटर जो है ना वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करे। ठीक है। वाटर अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना परफॉर्म कर रही है तो क्या उसमें अपनी स्पीड को चेंज करती है? नहीं, वाटर रिफ्लेक्शन के दौरान अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से सी और डी में टाई हो गया भाई। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा या डी? अब आगे मजीद बढ़े तो रिफ्रैक्शन का जब फिनोमेना परफॉर्म होता है तो यस, वाटर अपनी स्पीड को चेंज करती है। यस, और जब डायफ्रैक्शन का फिनोमेना परफॉर्म होता है तो अगेन वाटर अपनी स्पीड को चेंज नहीं करती। तो इस हिसाब से जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 का जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें रिफ्लेक्शन में वाटर अपनी स्पीड को चेंज नहीं करती, रिफ्रैक्शन में वाटर अपनी स्पीड को चेंज करती है और डायफ्रैक्शन में भी वाटर अपनी स्पीड को चेंज नहीं करती। स्टूडेंट्स, जो थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, अगेन वो भी पिक्चर्स बनी हुई है आपके सामने। द डायग्राम शोज वाटर वेव्स दैट मूव मोर स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू shallow water, which diagram shows what happened to the waves। अच्छा जी, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें आप डिस्कस कर चुके हैं कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, वाटर वेव्स जो हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे जब वो डीप वाटर से जो है वो शैलो वाटर के अंदर एंटर होंगे। ठीक है, जब वो डीप वाटर से शैलो वाटर के अंदर एंटर होंगे तो जो उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। तो इनमें से कौन सी डायग्राम जो है वो शो करती है वेव्स की इस जो है वो प्रॉपर्टी को कि वाटर जो है वो शैलो वाटर में आने के बाद जो है वो वाटर वेव जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो सी डायग्राम है वो ये शो कर रही है कि whenever वाटर move from deep to shallow water, so the waves speed will be slow। Option number C is the correct option। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास, the diagram shows a water wave approaching a barrier with a gap। सही है, ये जो डायग्राम बनी हुई है डायरेक्शन जो है इसकी नजर आ रही है आपको, वाटर वेव्स हैं
सही है, और ये आगे जो है वो ट्रेवल होते हुए जा रहे हैं। द वेव रिचेस एट पॉइंट पी, जो पॉइंट पी आपको नजर आ रहा है वहां तक वेव्स ने जाना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इफेक्ट दैट कॉजेज द वेव टू रीच द पॉइंट पी। अच्छा, पॉइंट पी तक कैसे जाए। अब अगर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो वेव्स ट्रेवल होती हुई आ रही है, बैरियर है सामने और पॉइंट पी उस बैरियर के बाद है, सो ये जो फिनोमेना है ना वो कहलाता है डायफ्रेक्शन का। ये जो वाटर वेव्स इस ओपनिंग से जो निकल के जाएंगी और पॉइंट पी तक पहुंचेंगी, तो ये फिनोमेना हमने पढ़ा था डायफ्रेक्शन में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डायफ्रेक्शन। अच्छा जी, फिफ्थ अगर एमसीक्यूज आप देखें, वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप इनटू द शैलो water deep into the shallow region, then refracted. The characteristics of wave which will remains constant. अच्छा जी, वाटर वेव्स जो हैं वो डीप से जो है वो शैलो रीजन में जा रहे हैं, डीप रीजन से शैलो रीजन के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद रिफ्रैक्शन हो रही है। सही है, रिफ्रैक्शन में आपको पता है कि डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। सही है, वेव की स्पीड भी चेंज हो जाती है और डेफिनेटली वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो जो रिमेन्स कांस्टेंट या अनचेंज फैक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एमसीक्यूज नंबर 6, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, एम्पलीट्यूड है, पीरियड है, मास है और वेलोसिटी है। सो स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में शामिल है, टाइम पीरियड भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में शामिल है और वेलोसिटी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में शामिल है। तो इसमें से ऑड वन आउट कौन है, मास। मास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में शामिल नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ हमारे पास सेवेंथ एमसीक्यूज है, व्हेन एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, its maximum speed occurs when the object is at its, जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, अगर आप कंसिडर करें सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, इट्स मैक्सिमम स्पीड अकर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इट्स, किस पॉइंट पे होगा, जहां पे ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी। सो स्टूडेंट्स, वेव्स की जो मैक्सिमम स्पीड होगी ना वो होगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जो उसका मीन पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एट, इट इज सॉरी, इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, एक पेंडुलम है जो कि ऑसिलेट कर रहा है, द बॉब एक्सेलरेट्स फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू, किसकी वजह से बॉब जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन से। सही है, अगर आप पेंडुलम की डायग्राम याद करें तो ये आपका पेंडुलम है, ये इसका मीन पॉइंट है और ये इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ऐसा ही है। सही है, सो यहाँ पे कहता है इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम द बॉब एक्सेलरेट्स फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू इट्स, किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है, ग्रेविटी है जिसकी वजह से ये जो बॉब है वो एक्सेलरेट हो रहा है उस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 9 है आपके पास, in the ball and bowl system the mean position is at, of course, center of bowl. C is the correct option. 10 है, oscillation are damped due to the presence of, oscillation क्यों damped होती है, सही है, क्यों oscillation में जो है वो damping प्रोड्यूस होती है, due to the friction. So option C is the correct option. ओके, सो ये हो गए एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 10 के। आई होप आपको समझ आए होंगे, आप लोग भी अपने बुक पे इसको मार्क कर लें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारियों को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है, आपने हर चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करते चल जाएं ताकि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकें। अल्लाह हाफिज।